इलाहाबाद के रहने वाले रोहित की पिछले साल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब लगी थी। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में एसबीआई की एक शाखा में उसकी पोस्टिंग हो गई। अच्छी पोस्ट के साथ अच्छी सैलरी थी, लेकिन साथ ही अकेलापन भी था, जिससे रोहित लगातार जूझ रहा था। जनवरी के इस सुबह रोहित का बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन वो अपनी रूटीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। इसलिए थोड़ा लेट ही सही, लेकिन वह पार्क के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर की रनिंग के बाद रोहित एक तन्हा सी पड़ी बेंच पर बैठ गया। इस तरह खाली पड़ी बेंच और रोहित दोनों का अकेलापन दूर हो गया। थोड़ी देर में उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पर्स पर पड़ी। कुछ देर रोहित ने उस लावारिस पड़े पर्स को इग्नोर किया, लेकिन जब देखा यहाँ दूर दूर तक फिलहाल कोई नहीं है, तो उसने वह पर्स उठा लिया और सोचा कि इसे गार्ड को दे देना चाहिए ताकि यह सही जगह पर पहुंच जाए। रोहित ने उस लावारिस पर्स को उठाकर अपने जेब में रखा और बेंच को फिर अकेला छोड़ वहां से गेट की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर में उसे पार्क में एक लड़की दिखाई दी जो रोहित की तरह ही तन्हाई से जूझ रही थी। रोहित को लगा कि शायद यह पर्स उसी लड़की का होगा। वो उसकी ओर बढ़ चला। संजय गांधी पार्क में एक खाली पड़ी बेंच पर तन्हाई में बैठी लड़की की ओर बढ़ते हुए रोहित सोच रहा था कि पर्स लड़की को देने से पहले यह तय करना जरूरी है कि ये पर्स उसका है भी या नहीं। क्या पता उसका ना हो और वह झूठ बोल दे, इसीलिए पर्स को खोलकर देखा जाए कि इसमें क्या क्या है। कुछ रुपए, एटीएम कार्ड और एक इयररिंग के अलावा कुछ और भी छोटी मोटी चीजें पर्स में थी जो रोहित के समझ से बाहर थी। पर्स को जेब में रखते हुए वह सीधे लड़की की ओर आगे बढ़ा। हेलो मैम, आई एम रोहित। हेलो, बस इतना ही बोलकर जैसे उसने इग्नोर कर दिया। रोहित ने लड़की से अगला सवाल किया, आपका कुछ गुम तो नहीं हुआ? रोहित का यह सवाल सुनते ही लड़की चौंक गई। अरे तुम्हें कैसे पता? मैं कल सुबह से परेशान हूँ। मेरा पर्स कल न जाने कहाँ गुम हो गया। ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। आपको मिला क्या? हाँ मिला तो है, लेकिन पहले बताओ कि उसमें क्या क्या है। अरे यार, उसमें मेरा एटीएम, टूटी हुई इयररिंग और कुछ बिल्स वगैरह हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसे दोबारा बनवाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। ओके, ये लीजिए, ये आपका ही है। खोया हुआ पर्स हाथ में आते ही लड़की ने खुशी का इजहार किया। थैंक यू सो मच। आपको कहाँ मिला? उधर फॉरेस्ट लॉन में बेंच नंबर 709 के पास। ओहो, ढूंढते हुए उधर मैं गई थी, लेकिन मेरी नजर नहीं पड़ी। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं सामने सरोजनी नगर सोसाइटी में एक एच ब्लॉक 4th फ्लोर पर। आप? मैं भी इसी सोसाइटी के बी ब्लॉक में 2nd फ्लोर पर रहती हूँ। कमाल है, इतने करीब रहते हैं आप, फिर भी कभी देखा नहीं। जी, मैं यहाँ इसी हफ्ते आई हूँ। इससे पहले द्वारिका में रहती थी, वहाँ से कॉलेज दूर था, इसीलिए अब यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ रोज आती हैं? हाँ, 4-5 दिनों से तो मैं रोज आ रही हूँ। जगह अच्छी है, बिल्कुल एकांत। कुदरत और साइंस का बेजोड़ मेल है ये जगह। और आप? मैं पिछले 1 साल से यहाँ हर रोज भूत की तरह भटकता रहता हूँ, सुबह और शाम। चलो अच्छा है, अब अकेले नहीं भटकना पड़ेगा, अब भूत के साथ चुड़ैल भी भटकेगी। लड़की के इस बात पर रोहित जोर से हंस पड़ा। उसे याद नहीं कि वह इससे पहले कब इतना जोर से हंसा था। दोनों वहां से साथ साथ चलते हुए फ्लैट के गेट तक पहुंच गए। रोहित ने कहा, जानती हो, आज मैं काफी खुश हूँ। रोहित की इस खुशी का कारण पूछे बिना ही लड़की ने कहा, आज तो मेरी छुट्टी है, इसीलिए दिन भर घर में ही रहूंगी। रोहित की छुट्टी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उसने झूठ बोला। आज मेरी भी छुट्टी है, क्यों ना ब्रेकफास्ट एक साथ करें? कहाँ? जहाँ तुम कहो, पास के रेस्टोरेंट में, या फिर तुम बुरा ना मानो तो मेरे घर पर ही। रोहित की बात को बीच में काटते हुए लड़की बोली, तुम खुद बनाते हो? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो तो मैगी छोड़कर कुछ भी बनाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। रोहित को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी शंका को मिटाने की खातिर लड़की से कहा, मेरे फ्लैट पर आओगी? सच में? हाँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मेरे यहाँ आ जाओ, लेकिन मैं खाना अच्छा नहीं बना पाती। आप मजाक कर रही हैं। खैर, ऐसा करें कि आप 1 घंटे में मेरे फ्लैट पर आ जाइए।
तब तक मैं तैयार करता हूँ। पता तो याद होगा ना, F ब्लॉक 408। हाँ बाबा याद है, आप चलिए मैं आती हूँ। रोहित भागकर फ्लैट पहुंचा और लग गया ब्रेकफास्ट की तैयारी में। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। आ जाओ अंदर। मैं जल्दी तो नहीं आ गई ना? अरे नहीं यार, बैठिए, बस तैयार होने वाला है। क्या बना रहे हो? पनीर टिक्का। अभी जाकर पनीर लेकर आया हूँ, एकदम फ्रेश। मेरी वजह से परेशान हो रहे हो? चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। दोनों एक साथ किचन में थे, लेकिन अब तक रोहित को लड़की का नाम तक नहीं पता था। यार एक बात पूछूं? पूछो। इस चुड़ैल का नाम क्या है? मेरा नाम सोफिया है, सोफिया गुलनाज। और सुनो, मैं चुड़ैल नहीं, समझे? सॉरी सोफिया, वो तो मैं मजाक कर रहा था। वैसे पार्क में तुम्ही ने कहा था कि तुम चुड़ैल हो। रोहित की इस बात पर दोबारा दोनों जोर से हंस पड़े। दोनों ने साथ में खाना खाया और इस दौरान बातचीत का सिलसिला जारी रहा। बातें जॉब से शुरू होकर घर परिवार तक पहुंची। सोफिया ने रोहित से पूछा, आपके घर में कौन कौन है रोहित? रोहित ने सोफिया की बातों को अनसुना करते हुए सोफिया की ओर देखते हुए कहा, सोफिया, यहाँ अब तक मैं अकेला था। दिल्ली में दिल नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि दिल्ली बहुत खूबसूरत हो गई है। सोफिया ने रोहित की बातों में छुपे राज को भांप लिया। वो थोड़ी मुस्कुराई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, एक दिन की मुलाकात में जिंदगी के फैसले तय करना बेवकूफी है रोहित। रोहित बोला, जिंदगी के फैसले तो पल भर में भी तय किए जाते हैं सोफिया। खैर छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। इतनी जल्दी भी क्या है रोहित? कल की छुट्टी है, आराम से कल दिन भर बतियाएंगे। अच्छा ये बताओ कि आज शाम को तुम्हारा क्या प्लान है? आई मीन शाम को क्या कर रही हो? आज शनिवार है, इसलिए आज और कल वैसे तो कोई विशेष काम नहीं है। रूम की साफ सफाई और स्टोर से कुछ जरूरी सामान लाना है। उसके बाद बिल्कुल फ्री हूँ। सोफिया ने कहा, ठीक है, शाम को मिलते हैं पार्क में। और थोड़ी देर बाद सोफिया अपने रूम की ओर चली गई। शाम से पहले ही रोहित अपना जरूरी काम निपटाकर पार्क पहुंच चुका था। उसने देखा तो सोफिया पहले से ही वहां मौजूद थी। रोहित और सोफिया की आज सुबह इसी पार्क में पहली मुलाकात हुई थी और शाम होते होते दोनों इतने करीब आ गए थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। रोहित ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, सोफिया, अपने परिवार के बारे में तुमने अब तक कुछ नहीं बताया। सोफिया ने कहा, सब्र रखो, बताती हूँ। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? रोहित ने झट से जवाब दिया, मैं इलाहाबाद से हूँ सोफिया। वैसे मेरे दादा का घर लखनऊ में है, लेकिन जब मैं छोटा सा था तभी मेरे पापा इलाहाबाद आ गए और यहीं बस गए। पिछले साल तक मेरी माँ जिंदा थी, लेकिन कोरोना के वक्त उनका इंतकाल हो गया। यह सुनकर सोफिया ने कहा, ओह, आपकी माँ के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ रोहित। माँ के जाने के बाद मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो मेरी सौतेली माँ थी सोफिया। ओह, तो आपके पिता ने दूसरी शादी की थी? हाँ। खैर छोड़ो, अब तुम अपने बारे में बताओ सोफिया। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो? रिश्तेदारी जोड़नी है क्या? थोड़ी देर की नोक झोंक के बाद सोफिया ने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया। सोफिया ने कहा, रोहित, तुमने बताया कि तुम्हारे दादा का घर लखनऊ है, तो मेरे माँ बाप भी लखनऊ में ही रहते थे। मेरी माँ मुस्लिम थी, जिसे एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया था। दोनों के बीच मजहब की दीवारें इतनी ऊंची थी कि इन दीवारों के बीच उनका एक होना नामुमकिन था। फिर भी दोनों मिलते रहे। इसी बीच माँ प्रेग्नेंट हो गई। समाज में जीना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए दोनों ने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया। अब्बू धनी परिवार से थे, उन्होंने घर से ढेर सारा गहना लिया और मेरी मम्मी के साथ रातों रात देहरादून चले गए। मेरे अब्बू ने शेफ का डिप्लोमा किया हुआ था। उन्होंने जल्द ही एक रेस्टोरेंट में नौकरी ढूंढ ली। कुछ ही महीनों में मम्मी के बेटा हुआ। बेटे के जन्म के साथ ही अब्बू ने नौकरी छोड़कर किराए पे छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, जिसमें अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर काम किया करते थे। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इसी बीच अम्मी के एक लड़की हुई, यानी कि मैं। मेरे जन्म के वक्त तक मेरे अब्बू का रेस्टोरेंट का बिजनेस तरक्की पर था। अम्मी और अब्बू दोनों ही अपने इस रेस्टोरेंट में खूब मेहनत किया करते थे। तब तक सब कुछ ठीक था।
आमदनी खूब होने लगी तो अब्बू ने जमीन खरीद कर खुद का रेस्टोरेंट बना लिया। जल्द ही अब्बू ने रेस्टोरेंट के करीब ही एक रिहायशी इलाके में जमीन लेकर उस पर घर भी बनवा लिया। इसके बाद मेरी अम्मी की जिंदगी में अचानक भूचाल आ गया। एक दिन मेरे अब्बू घर से गायब हो गए। माँ ने खूब ढूंढा, पुलिस रिपोर्ट करवाई, लखनऊ तक खंगाला, लेकिन अब्बू का कोई अता पता न चला। अच्छी बात ये थी कि अब्बू मेरी माँ के अकाउंट में ढेर सारी रकम छोड़ गए थे और एक चलता हुआ बिजनेस था जिसे अब्बू की गैर हाजिरी में माँ ने बखूबी संभाल लिया। अब्बू के गायब होने का गम माँ आज तक नहीं भूली। पिछले साल जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तब माँ बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे दिल्ली आ जाने के बाद वह बिल्कुल तन्हा हो जाती। लेकिन माँ ने अपनी यह चिंता मुझ पर जाहिर न होने दी और मुझे मोटिवेट किया कि सोफिया, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, मेरी चिंता मत करना। सोफिया की बातों को सुनकर रोहित खामोशी के आगोश में समा चुका था। थोड़ी देर पार्क में सन्नाटा छाया रहा, फिर रोहित ने चेहरे के भाव को ठीक करते हुए सोफिया से पूछा, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या था? सोफिया ने जवाब दिया, मनोज दीक्षित। और माँ का नाम? गुलनाज। मैंने अपने नाम के आगे अपनी माँ का ही नाम लगाया, क्योंकि अब्बू को मैंने देखा ही नहीं। मेरे लिए मेरी माँ और बाप दोनों ही मेरी अम्मी ही हैं। सोफिया की बातों को सुनकर रोहित बेचैन सा नजर आने लगा था। उसने अपनी बेचैनी को छुपाते हुए सोफिया से कहा, सोफिया, जन्म देने वाली माँ की ममता और अहमियत क्या होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे माँ की ममता एहसास हो रहा है। उस माँ को मेरा सलाम है जिसने इतना कुछ झेलने के बावजूद तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। बातों बातों में शाम ढल गई, पता ही नहीं चला। चलो घर चलते हैं, सुबह मिलेंगे इसी जगह। घर लौटकर रोहित सदमे में था। सुबह से शाम के बीच उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वह घर पहुंचते ही बिस्तर के एक कोने पर पसर गया और टकटकी लगाए छत के पंखे की ओर देखता रहा। सोफिया का चेहरा उसकी नजरों से ओझल नहीं हो रहा था, क्योंकि यह सोफिया कोई और नहीं, उसकी सगी बहन थी जिसे उसके पिता बचपन में छोड़ आए थे। उसे याद आया कि कैसे उसका बचपन गुजरा। वह 3 साल का था जब उसके पिता उसे लेकर इलाहाबाद आ गए थे और यहाँ उन्होंने शादी कर ली थी। इस तरह रोहित को एक माँ तो मिल गई, लेकिन यह वो असली वाली माँ नहीं थी जिसे याद कर रोहित वर्षों तक अकेले में आंसू बहाया करता था। माँ के धुंधले से चेहरे के अलावा रोहित कुछ भी याद नहीं। उसके बीते हुए कल से वक्त इस कदर मिलवाएगा, यह रोहित ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रोहित की पढ़ाई इलाहाबाद में ही हुई और 1 साल पहले ही वो अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी के लिए दिल्ली आया था। 2 साल पहले जब कोरोना से रोहित की माँ की मौत हुई थी, तब उसके पिता मनोज ने अपने बेटे को अपनी बीती जिंदगी के पूरे सच को बयान कर दिया था। वो तभी से अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढने देहरादून जाने को सोच रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी जॉब लग गई और वो दिल्ली आ गया और यहाँ उसका अतीत खुद ब खुद उसके पास आ गया। रोहित रात भर यही सोचता रहा। उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। सुबह हो चुकी थी। सुबह पार्क में मिलने के लिए उसने सोफिया से वादा किया था, लेकिन अब किस मुंह से वह सोफिया के सामने जाए? वह सोफिया से नजरें कैसे मिलाए? सोफिया उसी बाप की बेटी थी जो 20 साल पहले उसे छोड़कर भाग गया था। सोफिया उसकी छोटी सगी बहन थी। यह सोफिया को वह किस मुंह से बता पाएगा? यह सब सोचकर रोहित फ्लैट से बाहर निकला ही नहीं। सुबह के 9 बज चुके थे। रोहित टॉयलेट में था कि फ्लैट की घंटी बज उठी। उसे डर था कि पार्क में रोहित को न पाकर सोफिया सीधे उसके घर आ जाएगी, और उसका यह डर सही साबित हुआ। दरवाजे पर सोफिया ही थी। रोहित उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए किचन की ओर चला गया। रोहित के इस बर्ताव को देखकर सोफिया को थोड़ी हैरानी हुई, इसीलिए सोफिया ने रोहित से पूछा, सब ठीक तो है ना रोहित? तुम पार्क में नहीं मिले तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए हालचाल जानने के लिए आ गई। तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं चली जाती हूँ। रोहित ने कहा, चाय पीकर जाना, चढ़ा दी है। रोहित का यह जवाब सुनकर सोफिया रोहित के करीब आ गई और उसके
कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है रोहित, तुम कल वाले रोहित तो नहीं लग रहे हो। रात भर में ऐसा क्या हो गया, बताओ ना जरा। रोहित ने कंधे पर पड़े सोफिया के हाथों को हटाते हुए कहा, कुछ नहीं सोफिया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रोहित की ये बात सुनकर सोफिया सीधे सोफे की ओर बढ़ी और वहां पड़े पेन से एक कागज पर कुछ लिखकर रोहित से बोली, मैंने अपना नंबर लिख दिया है, जब मूड सही हो तो कॉल कर लेना, मैं जा रही हूँ। सोफिया चली गई और अब रोहित फ्लैट में फिर से अकेला था, लेकिन इस बार वो सिर्फ तन्हाइयों से ही नहीं जूझ रहा था बल्कि अपने अतीत से भी जूझ रहा था। पूरा दिन गुजर गया लेकिन सोफिया के फोन पर रोहित का कोई फोन नहीं आया। सोफिया को चिंता होने लगी और अब तो अपनी बेवकूफी पर उसे गुस्सा भी आने लगा था कि उसके पास रोहित का नंबर नहीं है। फिर उसे याद आया रोहित से उसकी ऐसी अजीब मुलाकात थी कि नंबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। सोफिया को लगा कि एक बार फिर से उसे रोहित के फ्लैट पर पहुंचना चाहिए, क्या पता इस वक्त रोहित को उसकी जरूरत हो। इसी बहाने वह रोहित का फोन नंबर भी ले आएगी। यही सोचकर वह रोहित के फ्लैट की ओर निकल पड़ी। फ्लैट पर पहुंची तो देखा कि वहां ताला लटक रहा था। सोसाइटी के गेट पर जाकर गार्ड से रोहित के बारे में पूछा तो पता चला कि वह कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया है। रोहित को गए 1 सप्ताह बीत चुके थे। अब सोफिया को रोहित से हुई एक दिन की वो मुलाकात किसी हसीन ख्वाब जैसी लग रही थी। रोहित को लेकर सोफिया खासी चिंतित थी। उसने रोहित के सोसाइटी से रोहित का फोन नंबर लिया था, लेकिन वो नंबर अब तक स्विच ऑफ आ रहा था। सोफिया काफी उदास रहने लगी थी। इसी बीच कुछ दिनों के लिए कॉलेज की छुट्टियां पड़ी तो सोफिया ने देहरादून जाने का मन बना लिया। कुछ दिन माँ के साथ रहेगी तो मन हल्का हो जाएगा। यही सोचकर वह देहरादून के लिए निकल पड़ी। दिल्ली में सोफिया के अच्छे दोस्त अभी तक नहीं बने थे। एक रोहित मिला, वो भी धोखेबाज ही निकला। सोफिया का नंबर उसके पास होने के बावजूद इतने दिनों से न कॉल न मैसेज। माँ ही थी जो उसके हमदर्द होने के साथ उसकी सच्ची दोस्त भी थी। सोफिया ने रोहित से हुई अजीबोगरीब मुलाकात के बारे में सब कुछ माँ को बता दिया। सोफिया की बातों को सुनकर माँ ने बस इतना ही कहा कि मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, गायब हो जाते हैं। देहरादून में सोफिया को आए हुए 2 सप्ताह बीत चुके थे। अब वह माँ के साथ इतनी बिजी हो गई थी कि अब उसके लिए दिल्ली दूर थी, लेकिन पढ़ाई के लिए तो जाना ही था। टिकट कंफर्म करवाकर वह दिल्ली की तैयारी में जुटी थी। माँ भी उसकी तैयारी में उसका हाथ पटा रही थी। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। सोफिया ने फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, सोफिया मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम कहाँ हो। रोहित की आवाज सुनकर सोफिया गुस्से को काबू न रख पाई, बोली मैं सुन रही हूँ रोहित, बोलो क्या बात है। रोहित बोला तुम कहाँ हो। सोफिया ने जवाब दिया जहन्नुम में। रोहित ने कहा देखो सोफिया, गुस्सा मत करो, मैं इलाहाबाद में हूँ, तुम कहाँ हो। सोफिया ने कहा तुम इलाहाबाद रहो या जहन्नुम में रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं इस वक्त देहरादून में हूँ, अपनी माँ के पास। कल की टिकट है, मैं दिल्ली आ रही हूँ। रोहित ने कहा तुम अभी वहीं रुको, मैं देहरादून आ रहा हूँ। क्यों? मैं दिल्ली आ रही हूँ ना, वहीं बात कर लेना। नहीं सोफिया प्लीज अपनी टिकट कैंसिल करवा लो, मैं रखता हूँ। सोफिया हेलो हेलो करती रही लेकिन रोहित का फोन कट गया। इधर से मिलाने के बाद रोहित ने फिर से टिकट कैंसिल करवाने की बात कही। अब सोफिया को रोहित के मेंटल कंडीशन पर शक होने लगा था। वो खुद पर भी गुस्सा कर रही थी कि एक पागल के साथ उसने वक्त जाया किया। रोहित का मैसेज आया कि प्लीज सोफिया अपनी कल वाली टिकट कैंसिल करवा लो क्योंकि मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इस मैसेज के बाद सोफिया ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। रोहित को लेकर अब तक सोफिया ने न जाने क्या क्या ख्वाब पाले हुए थे, लेकिन रोहित के इस कॉल ने सोफिया को बेचैन कर दिया। वह सोच रही थी कि माँ को इस बारे में बताएं। तभी माँ उसके कमरे में आ गई। किसका फोन था सोफिया? सोफिया अभी कुछ कहती कि माँ फिर से बोल पड़ी, रोहित का कॉल था ना। माँ करीब आई और सोफिया के बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा रोहित से ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सोफिया ने रोहित से हुई सारी बात माँ को बता दी। माँ ने कुछ देर मामले को समझने की कोशिश की, फिर कहा रोहित आना चाहता है तो आने दो,
दे दो उसे एड्रेस या फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। सोफिया ने माँ को फोन थमाते हुए कहा, माँ मुझे वो सनकी लगने लगा है, वरना पूरी बात बताता। माँ ने फोन लेकर रोहित का नंबर डायल कर दिया। हेलो, मैं सोफिया की माँ बोल रही हूँ। उधर से आवाज आई, माँ मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर रोहित ने फोन काट दिया। रोहित की यह बात ना तो सोफिया को समझ आई और ना उसकी माँ को। सोफिया ने अपनी दिल्ली की टिकट कैंसिल करवा दी। पूरे दिन सोफिया और उसकी माँ दोनों टेंशन में रहे। सोफिया सोच रही थी कि आखिर रोहित को क्या हो गया है। एक दिन की मुलाकात में कोई इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है। अगर उसे मुझसे मिलने की इतनी बेताबी थी तो उस वक्त गायब क्यों हुआ। कोई बात थी तो मुझसे बता देता। मुलाकात के वक्त तो इतनी बकवास कर रहा था, उसके बाद अचानक उसे क्या हो गया। अब उसे मेरी याद कैसे आ गई। फिर मिलने की इतनी बेताबी भला क्यों। और मैं देहरादून में कहाँ रहती हूँ ये तो मैंने उसे बताया ही नहीं। फिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। यह सब सोच सोच कर सोफिया परेशान हो रही थी। जैसे तैसे रात बीती। सुबह 5 बजे थे। अभी सोफिया बिस्तर पर ही थी कि दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सोफिया की माँ भी अभी जगी नहीं थी। दरवाजे की घंटी बजी तो सोफिया उठकर दरवाजे की ओर निकल पड़ी। उसका शक सही था। सामने रोहित खड़ा था, उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी भी था। सोफिया को सामने देख रोहित उसका हाथ पकड़कर रोने लगा और सोफिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही रोहित के साथ आए अधेड़ आदमी ने उसके सर पर हाथ रख दिया और वो भी रोने लगा। सोफिया ने कहा, रोहित तुम रो क्यों रहे हो और ये कौन है तुम्हारे साथ। रोहित ने रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश की और खुद को संभालते हुए सोफिया से बोला, सोफिया अम्मी कहाँ हैं। सोफिया बोली, मेरी अम्मी अभी सो रही हैं, अंदर जाकर बैठिए जब तक मैं अम्मी को जगा कर लाती हूँ। थोड़ी देर में सोफिया की अम्मी बैठक में दाखिल हुई और उस अधेड़ उम्र के अनजान शख्स को देखते ही सोफिया की माँ उससे लिपट कर रोने लगी। सोफिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही रोहित उसके करीब आकर बोला, सोफिया यह मेरे पापा और तुम्हारे अब्बू हैं। इतना सुनते ही सोफिया के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब उसे पूरा माजरा समझ आ चुका था। रोहित उसका बड़ा भाई था। शाम तक घर का पूरा माहौल बदल चुका था। एक परिवार जो 20 साल पहले अधूरा हो गया था, आज वक्त ने फिर से उसे परिवार को मुकम्मल कर दिया था। रोहित के पिता मनोज अपनी करनी पर शर्मिंदा थे, लेकिन ऐसी शर्मिंदगी से क्या फायदा जिसमें कोई 20 साल तक तड़पता हो। सोफिया और गुलनाज के सामने मनोज और रोहित किसी गुनहगार की तरह बैठे हुए थे। 20 साल पहले बिछड़े बेटे को पाकर माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुलनाज को मनोज से ढेरों शिकायतें थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा बेकसूर था। मनोज मजबूर था गुलनाज के साथ घर छोड़ने की सजा उसके परिवार के लोग भुगत रहे थे। बेटे की करतूत की वजह से उसके पिता को समाज से अलग कर दिया गया था और मनोज की बहनों की शादी नहीं हो पा रही थी। इधर देहरादून में मनोज अपनी बीवी गुलनाज के साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उधर मनोज का परिवार बदहाल होता जा रहा था। घर की खबरें मनोज को लगातार मिल रही थी। इसी बीच बिजनेस की सिलसिले में बाहर जाने का बहाना बनाकर मनोज अपने घर लखनऊ पहुंचा। रुपयों से दिल के जख्म भरने की कोशिश की, लेकिन मनोज कामयाब नहीं हो पाया। घर वालों ने शुद्धिकरण की शर्त रखी और उसके लिए इलाहाबाद की एक ब्राह्मण लड़की से शादी तय कर दी गई। मनोज हालात से मजबूर हो गया और उसने जिंदगी का कठोर फैसला ले लिया। वो देहरादून आया और कुछ दिन रहने के बाद अपने 3 साल के बेटे को लेकर हमेशा के लिए गायब हो गया। देहरादून से वो लखनऊ नहीं गया बल्कि सीधे इलाहाबाद गया और परिवार की शर्त के अनुसार वहीं शादी कर ली। उसकी शादी के बाद उसकी दोनों बहनों की शादियां भी हो गई। इस तरह मनोज के परिवार पर जो कलंक लगा था वह मिट गया। पिछले 20 सालों तक मनोज अपने किए पर पछताता रहा, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी बीवी उसके न रहने पर उसके बनाए बिजनेस के सहारे सरवाइव कर लेगी और बेटी को भी पढ़ा लिखा कर कामयाब बना देगी। 20 साल बाद ही सही, अब मनोज फिर से गुलनाज के पास लौट आया था।
गुलनाज ने भी अपने शौहर को माफ कर दिया। शाम के वक्त रोहित और सोफिया एक बार फिर से एक साथ थे। बड़ी देर से देहरादून की गलियों में घूमते हुए दोनों घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक दुकान के सामने रुककर सोफिया रोहित से बोली, बस 2 मिनट रुकना, मैं जरा शॉप से पनीर लेकर आती हूँ। लेकिन फिर जींस की जेब टटोल कर बोली, ओह चलो बाद में ले लेंगे, मैं वॉलेट घर ही भूल आई हूँ। भुलक्कड़ जो ठहरी। रोहित ने कहा, भुलक्कड़ हो इसीलिए आज हम सब फिर से साथ हो पाए हैं सोफिया, और अपने उस वॉलेट का भी शुक्रिया अदा करो जिसे तुम पार्क में भूल आई थी। सोफिया ने रोहित का हाथ पकड़कर उससे कहा, अब्बू ने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनाया। तुम्हारे साथ दुनिया की हर लड़की खुद को बेहतर महसूस करेगी भैया, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मेंटल समझ लिया था। रोहित ने भी झट से जवाब दिया, चुड़ैल को तो सब मेंटल ही नजर आएंगे ना। और दोनों ठहाका लगाकर हंसते हुए घर पहुंच गए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप